हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण की सीरीज देख रहे हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में पिछली क्लास में हमने सर्वनाम को देखा था। ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं, हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द के हमने दो भेद देख लिए थे पिछली क्लास में। कौन कौन से? संज्ञा और सर्वनाम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, हमने देखा था। तो जो तीसरा भेद है वो क्या है? क्रिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्रिया क्या होती है। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य के करने या होने का बोध। ठीक है, कोई भी कार्य हो उसके करने या होने का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। मतलब कार्य अर्थ होता है, सीधा सा अर्थ क्रिया का क्या होता है? कार्य होता है। अब जैसे देखिए, पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सभी शब्द क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। ठीक है, क्रिया के अगर भेद देख लेते हैं। क्रिया के भेद देखिए, क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्य 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्या अर्थ होता है इसका? देखिए, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ। आकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया का कर्म नहीं होगा, जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा वो क्या कहलाएगी? आकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म होगा वो क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। सा मतलब साथ, कर्म के साथ हो। तो अगर आपको लिखना है तो क्या कहेंगे आप? एक शब्द में कैसे कहेंगे, लिखेंगे एक वाक्य में कि ऐसी क्रिया जिसका कर्म होता है या ऐसी क्रिया जिसका सीधा संबंध कर्म से होता है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और ऐसी क्रिया जिसका कर्म नहीं होता है, ऐसी क्रिया जिसका कर्म नहीं होता है वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। जिस क्रिया का कर्म होगा वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी। जिसका कर्म नहीं होगा वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं तो समझ आ जाएगा। देखिए, अकर्मक क्रिया, एक वाक्य ले लिया हमने, गीता हंसती है। ठीक है, अब देखिए इसमें गीता क्या है? कर्ता, और हंसना क्या है? क्रिया है। 2 ही वाक्य हैं, 2 ही शब्द हैं इसमें, तो कर्म तो कहीं है नहीं, मतलब ये वाक्य कैसा है? अकर्मक है। ठीक है, मोहन सोता है। अब देखिए, मोहन क्या है? सोने का काम जो कर रहा हो क्या होगा? कर्ता, कार्य करने वाला कर्ता होता है। तो देखिए, मोहन सोता है, सोना क्या है? यहाँ क्रिया है, और मोहन क्या है? कर्ता है। और कुछ शब्द तो है नहीं इसमें। ये वाक्य कैसा है? ये भी वाक्य क्या है? अकर्मक है। बच्चे रोते हैं। देखिए, बच्चे क्या है? रोने का कार्य करें तो बच्चे क्या हो गए? कर्ता, और रोते हैं क्रिया हो गई, मतलब कि इसमें कर्म नहीं है। ये तीनों ही वाक्य क्या थे? अकर्मक थे। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिया, वह घर जाता है। हमने वाक्य लिया, वह घर जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो देखते ही अगर उनसे पूछा जाए इस वाक्य में कर्म क्या है तो क्या कहेंगे? घर क्या है? कर्म है। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये घर यहाँ कर्म नहीं है। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म कौन सा है? तो देखिए, जब क्रिया होती है, जो ये क्या है? जाना क्या है? इसमें क्रिया है। तो अब जाना क्रिया है तो इससे क्या करेंगे आप? एक प्रश्न करेंगे, क्या जाता है? क्या प्रश्न? क्रिया के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? जो भी उसका उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? कर्म होगा। ठीक है, तो आप देखिए, क्या जाता है? क्या जाता है मतलब क्या का जवाब घर है क्या? नहीं है। अगर कहाँ जाता है होता तो घर होता, मतलब यहाँ पे घर कर्म नहीं है। ये वाक्य कैसा है? अकर्मक है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है वाक्य में। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब आप क्या कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में कर्म क्या है? तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो क्या कहेंगे? कर्म क्या है? आकाश है। ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि आपको कर्म कैसे पहचानना है। अब देखिए, इसमें उड़ना क्या है? क्रिया। क्रिया के साथ आपको क्या लगाना है? आप प्रश्न करेंगे क्या उड़ती है। अब आप ये कहेंगे, कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो कहेंगे चिड़िया उड़ती है। क्या का जवाब चिड़िया नहीं है। अगर कौन उड़ती है पूछता तो चिड़िया होती। ठीक है, और वैसे भी चिड़िया क्या है? यहाँ करता है, क्योंकि उड़ने का कार्य कर रही चिड़िया, तो चिड़िया क्या हो गई? करता।
ठीक है। क्या उड़ता है? आकाश तो बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। क्या उड़ता है का जवाब क्या उड़ता है का जवाब आकाश थोड़ी होगा। तो यहाँ क्या का जवाब कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये वाक्य कैसा है? आकर्मक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कर्म हम कैसे पहचानेंगे, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, जो भी उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? कर्म होगा। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वो वाक्य कैसा होगा? आकर्मक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए सकर्मक भी देख लेते हैं। सकर्मक मतलब जिस क्रिया का कर्म होगा। ठीक है, देखिए यहाँ छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ना क्या है? क्रिया। अब पढ़ना में क्या पढ़ रहा है? आप पूछिए, सवाल पूछिए, क्या पढ़ रहा है? पढ़ना में आप क्या लगाएंगे? क्या पढ़ रहा है? जवाब क्या मिल रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पर कर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह रोहन फुटबॉल खेलता है। देखिए खेलना शब्द आ गया। आप क्या कहेंगे? क्या खेलता है? क्या खेलता का जवाब क्या मिल रहा है? फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल शब्द क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हो गया। ठीक है, सीता आम खाती है। ठीक है, सीता क्या खाती है? आम खाती है। अब देखिए खाती है में क्या प्रश्न, आप क्या लगाएंगे? क्या खाती है? जवाब आपको क्या मिल रहा है? आम खाती है। तो आम क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कर्म कैसे पहचानना है, क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्न करना है। अगर प्रश्न का जवाब मिल जाता है, प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो वो वाक्य कैसा होगा? वो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक होगी। ठीक है, अब देखिए ये तो मुख्य भेद हो गए क्रिया के। क्रिया के अन्य भेद भी हम देख लेते हैं। क्रिया के अन्य भेद देखते हैं। मुख्य भेद दो ही होते हैं। क्रिया को धातु भी कहते हैं, पढ़ चुके हैं हमने, प्रत्यय में पढ़ा था। अब धातु भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, मूल धातु और संयुक्त धातु। ठीक है, तो क्रिया को ही धातु कहते हैं। मूल धातु जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ होगा वो क्या होती? मूल धातु होती। प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? संयुक्त धातु। देखिए और क्रिया के अन्य भेद में हम कौन कौन सी भेद देखेंगे, देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। मतलब कोई किसी क्रिया के दो कर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया। फिर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, फिर सहायक क्रिया, एक होती पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, इसके बाद है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक, नाम धातु जो भी आपसे आए, नाम बोधक क्रिया बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, नाम बोधक क्रिया। इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। पहला कौन सा है? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, नाम से स्पष्ट है द्विकर्मक क्रिया क्या होगा? जिस क्रिया के दो कर्म होंगे वो क्रिया क्या होगी? द्विकर्मक होगी। ठीक है, तो चलिए हम इनको देख लेते हैं एक एक करके उदाहरण। पहली कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए द्विकर्मक क्रिया क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये इतने भेद हमको देखने हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इनको हम रफ कर देते हैं। पहली क्रिया देख लेते हैं, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक तो हमने पढ़ लिया। द्विकर्मक क्रिया अब देखते हैं। देखिए ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं, आप क्या बताएंगे? द्विकर्मक क्रिया क्या होगी? ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एक कर्म पहचानना तो हमने सीख लिया कि एक कर्म को हम कैसे पहचानेंगे। अब हम द्विकर्मक में भी दो कर्मों को पहचानना सीखेंगे, क्रिया दो कर्मक है कि एक कर्मक है। ठीक है, तो उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, शिक्षक
छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए हिंदी दो तरह से लिखा जाता है, एक तो ऐसा, एक ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अगर आपसे कभी वर्तनी अशुद्धि में आ जाए, मुझे प्रायः ये लिखने की आदत है, मुझे यही लिखना पसंद है, लेकिन अगर आपसे वर्तनी अशुद्धि में आ जाए तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये अभी मान्य यही है क्योंकि अनुस्वार के रूप में हम ना को प्रयोग करते हैं। तो सही शब्द अगर कभी आपसे वर्तनी में पूछ लिया जाए कि हिंदी शुद्ध शब्द कौन सा है, तो फिर ये लिखेंगे। वैसे दोनों ही शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या देख रहे थे, हिंदी पढ़ाते हैं, हमने एक उदाहरण ले लिया। अब देखिए इसमें हमको क्या पहचानना है, एक कर्मक है कि द्विकर्मक है, ये देखना है। तो देखिए पहले हमने कर्म को पहचानना कैसे सीखा था, कर्म के साथ हम प्रश्न करेंगे क्या। देखिए क्या प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ाते हैं, तो क्या जवाब मिलेगा, हिंदी पढ़ाते हैं। तो हिंदी क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया, यहाँ पर हिंदी क्या हो गया, कर्म हो गया। अब अगर दूसरा दो कर्म होंगे तो ये पहला कर्म होगा, है ना। क्या का जो भी प्रश्न उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, पहला कर्म होगा। अब एक दूसरा, अब फिर से क्या क्या इसके बाद क्या प्रश्न करेंगे आप, किसको, किसको या किसे, किसे भी कह सकते हो आप, या किसको, जो भी आपको सही लगे। किसको पढ़ाते हैं, तो छात्र को। तो यहाँ भी छात्र क्या है, यहाँ पर कर्म है, दूसरा कर्म क्या हो गया, छात्र हो गया, ठीक है। तो आपको अगर एक कर्म रहेगा तो क्या का जवाब जो होगा वो एक कर्म पहला कर्म मिल जाएगा, और किसको का जवाब, दोनों बार प्रश्न हमको क्रिया से ही करना है, ठीक है। एक बार क्या प्रश्न करना है, अगर उत्तर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कर्म पहला कर्म, और अगर किसको का भी जवाब मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, दूसरा कर्म। अगर एक क्रिया होगी उसमें तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक ही कर्म रहेगा। द्विकर्मक होगी तो दोनों को उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो हमने उदाहरण देख लिया, और उदाहरण देख लेते हैं एक। गीता बच्चे को फल देती है, फल देती है, कोई फल का नाम भी लिख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, देना क्या है, यहाँ क्रिया है, देना क्या है, क्रिया, क्रिया से आप क्या प्रश्न क्या लगाएंगे, क्या क्या देती है, उत्तर क्या मिल रहा, फल देती है। तो ये क्या हो गया, पहला कर्म हो गया, ठीक है। किसे देती है, किसे या किसको, दूसरा प्रश्न आप क्या करेंगे, किसे या किसको, जो भी आपको सही लगे। किसको देती है, इसका जवाब मिल रहा है बच्चे को, बच्चा क्या हो गया, दूसरा कर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप क्या और किसको लगाकर आप कर्म को पहचान सकते हैं। क्या का जवाब जो भी मिलेगा वो पहला कर्म होगा, किसको का जवाब जो भी मिलेगा वो क्या होगा, दूसरा कर्म होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया द्विकर्मक क्रिया कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है। आप उदाहरण कोई भी दे सकता है, आपको बस ये याद रखना है कि हमको पहचानना कैसे है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का अगर जवाब मिलेगा तो कर्म नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा भेद हमने क्या देखा था, द्विकर्मक के बाद जो अगला भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। द्विकर्मक के बाद जो अगली क्रिया है हमारी वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसको समझ लेते हैं, समझिए क्या होती है ये प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए ऐसी क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है, ठीक है। मतलब स्वयं कार्य नहीं करता, कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे आप क्या यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ऐसी क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे उसने घर बनवाया, राधा ने पत्र लिखवाया। अब
अब देखिए यहाँ से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, ये उसने घर बनवाया, मतलब उसने घर बनाया नहीं, किसी और से बनवाया। तो यहाँ क्या होगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी, बनवाया, लिखवाया। तो ऐसे शब्द जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवा रहा है ना, हमने किताब पढ़वाई, ठीक है, कुछ भी उदाहरण आप ले सकते हो। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाएगा वहाँ क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। उदाहरण कई सारे हो सकते हैं, उदाहरण की आप प्रैक्टिस बुक से कर लीजिएगा। अगली क्रिया हमारी कौन सी थी प्रेरणार्थक के बाद, संयुक्त क्रिया। नंबरिंग आप कर लीजिएगा। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का नाम ही होता है जुड़ना, संयुक्त क्रिया। तो देखिए ऐसी क्रिया, आप इसमें किसको कहते हैं संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी हो। ठीक है, दो से अधिक क्रियाएं होती हैं इसमें, मतलब एक से अधिक तो होगी, दो या दो से अधिक क्रियाएं, या तो दो होंगी या दो से अधिक भी हो सकती हैं, प्रायः दो ही होती हैं। ठीक है, जैसे वह पुस्तक पढ़ने लगा। समझ में आया। देखिए यहाँ पे पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, और फिर लगा भी एक क्रिया है। ठीक है, तो दो क्रिया क्या हो रही हैं, यहाँ संयुक्त हो रही हैं। तो जहाँ दो क्रिया संयुक्त होंगी वहाँ क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जैसे राम घर जाने लगा। तो ये देखिए यहाँ जाना भी एक क्रिया है और लगा तो है ही क्रिया, तो दोनों यहाँ क्या, इसको क्या कहेंगे आप। अब देखिए इनमें पूछेगा तो आपको अंडरलाइन करके पूछेगा, या पूछेगा कि इसमें संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो आपको संयुक्त ही बतानी है। ठीक है, तो वह घर जाने लगा, भी जाने लगा, दोनों क्या है, संयुक्त क्रिया। और उदाहरण देख लेते हैं। कहानी, उसने कहानी सुनकर, ऐसा लिख लीजिए, उसने कहानी सुनकर हंस दिया। देखिए हंसना एक क्रिया है और दिया भी एक क्रिया है, तो ये दोनों भी संयुक्त होकर बन रही हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक क्रिया से मिलकर बनी होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अब अगला भेद देख लेते हैं हम। अगला भेद क्या था हमारा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वही होती है सहायक क्रिया। अब इसको कहते किसको है सहायक क्रिया, आपसे पूछा जाए तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया की जो भी क्रिया सहायता करेगी उसको हम क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। जैसे देख लेते हैं, जैसे रहा है, या फिर था, चुका, चुकी, चुकी, ऐसे भी लिख सकते हो, था थी मत लिखो, चुका है भी लिख सकते हो, फिर ये चुका था भी लिख सकते हो। हूँ, हैं, सिर्फ था, थे, थी, कई सारी क्रिया हो सकती हैं। उदाहरण से देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वह उदाहरण है पहला, वह घर जा चुका था। अब देखिए जाना, यहाँ पे जा क्या है, क्रिया, और फिर ये
अब अगर आप ये सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे, आप ये हेल्पिंग वर्ब ना लगाएंगे सहायक क्रिया, तो आप क्या मुख्य क्रिया का अर्थ नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है, वह घर जा, ये कोई वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है जब तक आप सहायक क्रिया क्या करते हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को समझने में क्या सहायता करती है। ठीक है, यहाँ चुका था लगा मतलब कि ये पास्ट की बात कर रहा है ना, भूतकाल की बात कर रहा है। अगर ये चुका था नहीं लगा रहेगा तो मुख्य क्रिया का अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, रीता पढ़ रही है। अब देखिए, पढ़ना तो क्रिया हो गया, रही है क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, इस सहायक क्रिया से ही हमको समझ में आता है कि वो किसकी बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात कर रहा है कि भूत की बात कर रहा है कि भविष्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा। तो जो सहायक क्रिया होती है वो क्या करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को ग्रहण करने में सहायता करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को ग्रहण करने में या समझने में सहायक होती है। ठीक है, अब अगला भेद हमने क्या देखा था, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक भी देख लेते हैं, अगला भेद है, नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा। पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही आसान है, ये पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, ऐसी क्रिया मतलब जब एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया जो समाप्त हो जाती है, शुरू हो जाती है। पहले क्रिया को समाप्त करके कोई व्यक्ति अगर दूसरा कार्य करने लगता है तो जो पहले वाली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, एक क्रिया को समाप्त करके दूसरा कार्य कोई करने लगे तो जो पहले वाली क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण से समझते तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मोहन खाकर सोने चला गया। अब देखिए, उसमें पूछेगा कि इस वाक्य में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। ठीक है, आप बताइए। तो ये देखिए, खाकर, मोहन खाकर, खाने का कार्य क्या हुआ, समाप्त हुआ, और क्या क्या सोने चला गया। तो यहाँ खाना भी है क्रिया, सोना भी है, लेकिन खाने की क्रिया क्या हो रही, पहले हो रही। तो इसको हम क्या कहेंगे, खाकर यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ गया, एक क्रिया जो पहले क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और भी उदाहरण देख लेते हैं। राम पढ़कर खेलने चला गया। पढ़कर खेलने चला गया। अब इसमें पूछेगा आपसे कि इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए, पढ़ने की क्रिया पहले हो रही, खेलने के बाद में वह पढ़कर, पढ़ने का काम समाप्त हुआ, उसी समय क्या दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक मतलब जो पहले हो, पढ़कर खेलने चला गया। ठीक है, अब अगर यहीं पे इसको अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए कि क्या है, तो आप क्या बताएंगे। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि ये क्या है, ये कौन सी क्रिया है, तो फिर आप इसका बताएंगे ना, चला गया, दो क्रिया संयुक्त हो रही, तो ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पूर्वकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया आपसे पूछी जाए तो क्या है यहाँ पर, पूर्वकालिक क्रिया ये है पढ़कर। ठीक है, तो ऐसे कई वाक्य हो सकते हैं, उदाहरण आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक क्रिया समाप्त होकर उसी से दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो पहली क्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, लास्ट भेद क्रिया का कौन सा था, नाम धातु क्रिया। नाम बोधक होता है, भी मिलता है, नाम धातु भी मिलता है। ठीक है, नाम बोधक या नाम धातु क्रिया, धातु तो क्रिया ही होती है। ये क्या होती है, मोस्ट आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
जो नाम धातु क्रिया होती है, देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नामबोधक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इस क्रिया का निर्माण कैसे होता है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से होता है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई बड़े एग्जाम एसआई वगैरह का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है, या सामान्य तौर पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि नामबोधक क्रिया क्या होती है। तो आप क्या कहेंगे, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नामबोधक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब जैसे शब्द कैसे बनेंगे इससे देख लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिया बात, तो बात से क्या बन जाएगा, बतियाना। गर्म से गरमाना। अपना से अपनाना। ऐसे शब्द बनेंगे, लेकिन इसमें प्राय प्रश्न इनसे नहीं पूछा जाता, उदाहरण कम पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि नामबोधक या नाम धातु क्रिया क्या होती है, मतलब, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है। तो आपको क्या बताना है कि नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो नामबोधक क्रिया क्या होती है, समझ में आ गया। हमने क्रिया के सभी भेद पढ़ लिए, ये अंतिम भेद था नामबोधक क्रिया। ठीक है, तो हमने कितनी क्रिया के कितने भेद पढ़े, एक बार देख लेते हैं। पहले हमने कितने भेद पढ़े, मुख्य क्रिया के अगर भेद पीछे पूछा जाए आपसे तो हमने 2 भेद पढ़े, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, और इसके बाद हमने अन्य भेद में कितने भेद पढ़े, पहला हमने पढ़ा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया को आपको कैसे पहचानना है, तो क्या और किसको प्रश्न करके अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो जो उसका उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, कर्म होगा, ये हमने देखा। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रेरणार्थक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये क्रिया के सभी भेद हैं, मुख्य भेद यही होते हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनके क्वेश्चन लगाइए, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।